हेलो साथियों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलिए, आज के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे वीकली करंट अफेयर्स जो यूपी से रिलेटेड है। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल वीकली करंट अफेयर हम कवर करेंगे। ये कब से कब तक का है? 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक का है। तो आपको पता है कि जो हम उत्तर प्रदेश का यूपी स्पेशल करंट अफेयर पढ़ते हैं, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और मेंस में इसका बहुत महत्व है। कहाँ पर है आप जानते हैं कि अभी आप देखो कि प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे आप एआरओ आरओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो मेंस में आप देखोगे कि मेंस जो पेपर है, मेंस पेपर 6 यूपी स्पेशल पेपर 6, उसमें इसका बहुत महत्व है। तो चलिए उन सभी टॉपिक्स को पढ़ते हैं जो अभी इस वीक में रहे और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो पहला पॉइंट क्या है कि न्यू शुगर प्लांट इन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। कि उत्तर प्रदेश में एक नया शुगर प्लांट बनने जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी एक नया शुगर प्लांट लगाने की बात की है, तो बताओ कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट में आपको पता होना चाहिए कि मुजफ्फरनगर में बनेगा। लेकिन इसको मेंस में आप यूज़ करो कि मेंस में किस पेपर में आप यूज़ कर सकते हैं, तो मेंस पेपर 6 में आप इसको यूज कर सकते हैं। पेपर 6 जिसमें लिखा है चीनी उद्योग डिफरेंट टाइप के उद्योग हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसमें से चीनी उद्योग में आप जिक्र कर सकते हैं कि चीनी उद्योग में कौन कौन से प्लांट हैं, शुगर प्लांट हैं, चीनी उद्योग की क्या क्या विशेषता हैं, क्या क्या महत्व है और क्या खामियां हैं। खामियां भी आप इसमें लिख सकते हो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग का डिस्कशन करें। तो आप देखो कि राज्य कैबिनेट ने मुजफ्फरनगर के मोरना में एक नया शुगर प्लांट लगाने को मंजूरी दे दी है। और ये शुगर प्लांट कौन लगाएगा? नई मिल गंगा किसान कोऑपरेटिव शुगर मिल में लगाई जाएगी, जिसकी पेराई क्षमता जो होगी पहले फेज में लगभग 2,500 टीसीडी से बढ़ के और 3,500 टीसीडी की जाएगी। इसके बाद क्षमता को बढ़ा के 5,000 टीसीडी की जाएगी। टीसीडी एक यूनिट होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी एक जो गन्ने आते हैं, गन्ने की एक यूनिट होती है कि हम कितने गन्ने को हम पेराई कर रहे हैं, कितने यूनिट में कर रहे हैं। तो ये टीसीडी है, तो 5,000 टीसीडी रहेगा। समझ गए? तो इस पर कितना खर्च करेगी उत्तर प्रदेश सरकार? 261 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने विस्तार करने के लिए। आप देखोगे कि मोरना में चीनी शुगर मिल बनेगा मुजफ्फरनगर में। तो पेपर 6 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक हमारा है कि वाराणसी ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है कि 1 घंटे में वाराणसी में 2,51,446 पौधे लगे। आप समझ सकते हो 1 घंटे में, और ये विश्व रिकॉर्ड है। ये पहले ऐसा विश्व रिकॉर्ड चाइना में था, चीन के लोगों ने बनाया था, अभी ये वाराणसी में हो गया है। तो 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाए। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि अभी गिनीज रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश सरकार में बनाया गया था, तो बताइए कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था कि 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाएंगे, तो वाराणसी में। समझ गए? और इसमें कितने पार्टिसिपेंट थे? 20,000 लगभग लोगों ने भाग लिया था। तो इससे क्या होगा, एक क्लाइमेट चेंज को भी हम कंट्रोल कर रहे हैं। और समझ रहे हो जो भारत का नेट जीरो एमिशन है, तो नेट जीरो एमिशन का जो टारगेट है भारत सरकार का, उसमें भी हम हेल्प कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश उसमें भी हेल्प कर रहा है। तो नेट जीरो एमिशन का टारगेट क्या है कि हमें 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन को अचीव करेंगे। आप देखोगे कि इसे जापानी मियावाकी तकनीक के तहत लगाया गया है। तो ये मियावाकी तकनीक क्या होती है? तो मियावाकी तकनीक एक फॉरेस्ट लगाने का तरीका होता है कि हम शहरों में जल्दी से जल्दी हम फॉरेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आप इस तकनीकी के तहत लगा सकते हैं। तो एक तकनीकी है, तो ये आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, साइंटिफिक रिवर रैंचिंग। अभी न्यूज में है कि हम साइंटिफिक रिवर रैंचिंग एक प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं। और ये प्रोग्राम कौन सा है? तो आईकार का जो सेंट्रल इंडलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत साइंटिफिक रिवर रैंचिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि साइंटिफिक रिवर रैंचिंग अभी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, बताओ किस प्रोग्राम के तहत इसको स्टार्ट किया गया है? तो नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत किया गया। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक्वेटिक जो लाइफ है उसको हम कैसे बेहतर बनाएं, कैसे हम एक्वेटिक लाइफ को बढ़ावा दें इन द रिवर गंगा में।
और रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस, तो इकोलॉजिकल बैलेंस को भी बढ़ावा दें। अब रिवर रांचिंग क्या होती है, तो रिवर रांचिंग के बारे में आपको समझा देते हैं कि रिवर रांचिंग एक तरीका है, सस्टेनेबल तरीका है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो फिश है ना, फिश के जो अंडे होते हैं, हमने मान लेते कि एक तालाब में उनको अच्छे से डाल दिया और जो छोटी छोटी या बड़ी फिश हो गई और उनको फिर हमने क्या किया, गंगा जी में छोड़ दिया। तो फिर वहां पर आपको किसी को पकड़ना, वो वहां से उसको पकड़ेगा। तो पहले जो फिश के अंडे हैं उनको हमने किसी तालाब में थोड़ा बड़ा कर लिया और पकड़ के उनको गंगा जी में डाल दिया, तो ये क्या होती है, इसको रिवर रांचिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है, ये एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें मछलियों को उनके शुरुआती जीवन के दौरान पाला जाता है, फिर उनके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया जाता है। एक बार जब वे बड़ी हो जाती हैं तो वे नेचुरल इकोसिस्टम में मछली पकड़ने के लिए उपलब्ध हो जाती हैं। यह तरीका एक्स सिटू कंजर्वेशन का एक हिस्सा है। तो आपने देखा होगा एक्स सिटू क्या होता है, तो आप जानते होंगे कि डिफरेंट मेथड होते हैं। एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है। एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है कि जब किसी कंजर्वेशन को हम नेचुरल जगह पर ना करें। इन सिटू क्या होता है कि नेचुरल वहीं पर हम करें जहां पर वो जीव जंतु पाए जाते हैं, वहीं पर हम कंजर्वेशन करें। जैसे मान लेते कि अभी हम चीता को है, आप किसी चीता को किसी नेशनल पार्क में छोड़ देते हैं तो वो प्रकृति का माहौल है, तो ये क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन है। वो आराम से घूम सकता है, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसी चीते को हम एक जू में बंद कर दें तो ये एक्स सिटू कंजर्वेशन है। क्या हम मतलब उसको बंद करके उसका हम कंजर्वेशन कर रहे हैं। तो इन सिटू मतलब नेचुरल तरीके से आप कोई चीज को कंजर्व कर रहे हो। एक्स सिटू उसमें कुछ ऐसा आपने एनवायरमेंट क्रिएट किया है जहाँ छोटी जगह है जहाँ पर रखा गया है। तो इन सिटू और एक्स सिटू आपने जरूर पढ़ा होगा। तो ये जो रांचिंग प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि रिवर रांचिंग प्रोग्राम क्या है। ये नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये देखोगे, अब कई बार क्वेश्चन बना है कि नमामि गंगे मिशन जो है वो कब स्टार्ट किया गया था। एक बार इस पर क्वेश्चन भी बना था कि नमामि गंगे मिशन है, बताओ ये कौन कौन से इसमें पिलर्स हैं। तो ये पिलर्स पर क्वेश्चन बना था। तो नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत हम क्या करेंगे, हम सीवेज ट्रीटमेंट करेंगे जिससे हमारी गंगा जी का वाटर साफ रहे। हम रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करेंगे जिससे गंगा जी का आसपास का टूरिज्म बढ़े और सफाई भी बढ़े। हम सरफेस क्लीनिंग करेंगे रिवर्स का, हम अफॉरेस्टेशन भी करेंगे, हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी करेंगे, जैसे एक्वाटिक लाइफ में जो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी उसको हम कंजर्व करेंगे। पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ाएंगे, वेस्ट मैनेजमेंट भी करेंगे, गंगा ग्राम इनिशिएटिव भी लेंगे। तो ये इसके पिलर हैं। तो आप देखोगे तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि नमामि गंगे मिशन के अंदर कौन कौन से पिलर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पिलर है, तो इनके नाम पता होना चाहिए। और ये जो प्रोग्राम है नमामि गंगा मिशन, ये कब स्टार्ट किया गया था, 2014 में स्टार्ट किया गया था और अभी इसको 2026 के लिए बढ़ा दिया गया है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो नमामि गंगे प्रोग्राम है वो इंप्लीमेंट किया जाता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और ये किसके अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। तो कहीं पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ नमामि गंगे मिशन किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। कब ये स्टार्ट किया गया था, 2014 में स्टार्ट किया गया था। समझ गए, कौन इसको इंप्लीमेंट करेगा, कितने पिलर हैं, तो ये 8 पिलर आपको याद होने चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं इंडिया का इनलैंड फिशरी सेक्टर के बारे में। यहाँ पर दिया गया है कि इंडिया का जो इनलैंड फिश प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है। तो आप देखोगे कि भारत में जितना भी फिश प्रोडक्शन हो रहा है वो इनलैंड प्रोडक्शन हो रहा है। भारत में मान लेते हैं कि 100 यूनिट फिश पकड़ी जा रही हैं, उनमें से 75 यूनिट भाई साहब इनलैंड फिश प्रोडक्शन किया जा रहा है। इनलैंड क्या मतलब, राज्य के अंदर, मतलब किसी राज्य के अंदर, समुद्र में नहीं। इनलैंड मतलब तालाब बना के हम कर रहे हैं प्रोडक्शन। तो आप देखो इसमें उत्तर प्रदेश भी अच्छा कर रहा है। तो आप पूरे भारत की हम बात करें तो 75% जो हमारा फिश प्रोडक्शन हो रहा है वो इनलैंड फिशरीज से हो रहा है। और पूरे विश्व का हम क्या कर रहे हैं, पूरे विश्व का 8% हम जो फिश प्रोडक्शन भारत कर रहा है। अब ये बोलोगे सर दूसरे नंबर पर, भारत दूसरे नंबर पर आता है पूरे विश्व में। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन है। तो पहले पर कौन है, पहले पर चीन है, याद रखना। चीन पहले नंबर पर है, भारत दूसरे नंबर पर है। और आप देखोगे कि फिशरीज और एक्वाकल्चर को बढ़ाने के लिए हमने एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी किए। हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी बनाई है, इसके तहत हमने बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। तो कभी ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत सरकार अपने फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है। तो फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम फिश इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, जिसमें हमने एक योजना भी चलाई थी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बहुत ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जिससे हम फिश प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। हम अपने कुछ जो पोर्ट्स हैं उनको भी डेवलप कर रहे हैं। आप देखो सागरमाला योजना चला रहे हैं, तो ये हम पोर्ट्स को डेवलप कर रहे हैं।
तो कई चीजें हैं जो इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। तो आप ये सब लिख सकते हो कि फिशरीज और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी हम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो एमपी लेट्स एक स्कीम होती है, तो इसमें एक इश्यूज बताने की बात की गई है। तो एमपी लेट्स स्कीम के तहत क्या होता है कि जो भी पर्सन किसी एरिया का एमपी है उसको हर साल कुछ ना कुछ पैसा मिलता है सरकार की तरफ से और वो खर्च कर सकता है। समझ गए, खर्च का आपको पता है। और ये पर ईयर का शायद 5 करोड़ के आसपास रहता है एक एमपी के लिए। ये अमाउंट शायद मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं बदल गया है क्या, आप देख लेना, लेकिन 5 करोड़ हम मान लेते हैं कि 5 साल वो रहता है एमपी, तो उसको 25 करोड़ रुपए मिलते हैं और उस पैसे को वो अलग अलग जगह खर्च कर सकता है, जिसमें एजुकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर सकता है। अभी इसमें एक इशू ये रहा है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत राज्य के बाहर जारी किए गए 84 से ज्यादा फंड उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट के लिए दिए गए। मतलब एक आपने देखा होगा कि कोई एमपी है जहां से चुना गया है, उस पर्सन को वहीं पर वो मान लेते हैं कि लोकसभा का कोई पर्सन है, लोकसभा का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो जहां से वो चुना गया वो तो वहीं खर्च कर सकता है। लेकिन राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनको परमिशन होती है, राज्यसभा के जितने मेंबर होते हैं वो अपने स्टेट से बाहर या अपने जहां से उनको नॉमिनेट किया गया उससे बाहर कहीं पर भी कर सकते हैं। तो जो ऐसे कुछ एमपी हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के थे या जो मान लेते हैं कि नॉमिनेट किए गए थे झारखंड के किए गए थे, लेकिन उनका घर था उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने वहां खर्च ना करके, वैसे नॉमिनेट वहां से कर रहे हैं, समझ गए, रिप्रेजेंट किसी दूसरी जगह को कर रहा है, लेकिन वहां से ना करके उस पैसे को खर्च उत्तर प्रदेश में किया। तो ये गलत बात है ना कि आपको डेवलपमेंट हर जगह होना चाहिए। अब बताओ जम्मू एंड कश्मीर या झारखंड ये पुअर राज्य हैं, तो वहां पर डेवलपमेंट होना चाहिए। तो जो 84% जो फंड आउट हुआ एक राज्य से छोड़ के दूसरे राज्य में खर्च किया गया है, उसका 84% जो फंड है वो कहां पर किया गया है खर्च, वो उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो कहने का मतलब उत्तर प्रदेश से ज्यादा है राज्यसभा में जो मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उत्तर प्रदेश की संख्या भी ज्यादा है, तो इसलिए फंड उत्तर प्रदेश में आया। उत्तर प्रदेश का तो चलो बेनिफिट है, लेकिन दूसरे के लिए ये दिक्कत है। तो इससे क्षेत्रीय कंसंट्रेशन, पॉलिटिकल प्रायोरिटीज और फेडरल इक्विटी को घाटा होगा। फेडरल इक्विटी क्या होती है कि भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें सबका डेवलपमेंट होना चाहिए, सबका एक इक्विटी है। आप केवल यूपी को ही डेवलप कर दोगे और दूसरे राज्य में डेवलपमेंट नहीं करोगे तो ये तो फिर सस्टेनेबल नहीं है ना। तो एमपी लेड स्कीम का ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो आउट ऑफ स्टेट फंडिंग क्या होती है, हम यही समझाना चाहते हैं कि आउट ऑफ स्टेट फंडिंग कि अंडर एमपी लेड MPs, especially Rajya Sabha members and nominate members can recommend projects outside their elected state by following the prescribed guidelines। तो वो क्या कर सकते हैं, जहां से उनको नॉमिनेट किया गया है, जहां से उनको आप देखोगे कि उस जिस राज्य के वो राज्यसभा को फॉलो कर रहा है नॉमिनेटेड, वहां ना खर्च करके दूसरी जगह कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ है, तो आप देखोगे कि 530 जो MPs हैं उनमें से 21 MP ऐसे निकले पूरे राज्य के बाहर के खर्चे का हिसाब दिया, जिससे पता चलता है कि ऐसा खर्च कुछ ही MP के बीच केंद्रित था। तो 21 MP ऐसे निकले जिन्होंने इस फंड को एक जगह से दूसरी जगह आप करोगे आउट ऑफ स्टेट फंडिंग किया। तो उत्तर प्रदेश का दबदबा रहा है इसमें कि सबसे ज्यादा MP के होने की वजह से उत्तर प्रदेश को पूरे प्रोजेक्ट का लगभग 26% प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, पूरे इस्तेमाल हुए, कुल फंड का लगभग 20% मिला है, 26% लगभग कंप्लीट हुए हैं और फंड का 20% यहाँ पर पैसा ही मिला है। उत्तर प्रदेश को ज्यादा फायदा हुआ है, ये आप लिख सकते हैं। तो एमपी लेड स्कीम में ये बताया गया है कि एमपी लेड स्कीम्स में जो और राज्य हैं वहां पर ज्यादा इनको फंडिंग नहीं मिल रही है, वहां से जो नॉमिनेट राज्यसभा का जो मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो वहां खर्च ना करके उत्तर प्रदेश में खर्च कर रहा है। तो ये गलत है। कहने मतलब वहां क्यों नहीं डेवलपमेंट आपने किया, ठीक है आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन आप नॉमिनेट उस जगह के लिए हो सकते हैं, या राज्यसभा को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां से कर रहे हैं, तो वहां आपको करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें, ये कुछ खामियां बताने की कोशिश की जा रही हैं। ये पॉलिटी का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो फंड का डाइवर्जन किया गया है, फंड का डाइवर्जन किया गया है। झारखंड और जम्मू कश्मीर जैसे तुलनात्मक रूप से गरीब राज्यों से उत्तर प्रदेश को फंड ट्रांसफर किया गया। हितों का टकराव क्या है कि विकास प्रोजेक्ट में सांसदों के सीधे शामिल होने से शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत पर एक बहस हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि सेपरेशन ऑफ पावर पर यहाँ एक दिक्कत है कि आप देखोगे कि जो MP लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका काम क्या है, कानून बनाना है, कानून बनाना है भैया, परमानेंट एग्जीक्यूटिव नहीं है वो। कानून बनाओ ना, तुम्हारा अब इनको तुम डेवलपमेंट वर्क दे दोगे तो फिर तो दिक्कत है ना।
तो ये चीजें हैं। तो ये जो एमपी लेड जो स्कीम है कभी कभी कन्फ्लिक्ट करती है, जो हमारा प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर्स उसके खिलाफ है, शक्तियों के बंटवारे के खिलाफ है। लेकिन ये इसलिए बनाया गया था कि चलो हम एक स्कीम लेके आते हैं, एमपी लेड स्कीम लेके आते हैं कि हर साल हम 5 करोड़ इनको रुपए देंगे, मान लेते हैं। तो इससे क्या, कुछ जिस रीजन में ये जहाँ के एमपी हैं तो वहां पर कुछ तो काम करेंगे। हो सकता है कहीं पर स्कूल खुलवा दें, हो सकता है कहीं पर कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनवा लें। इससे उस रीजन की समस्या उस पर्सन को पता है, लेकिन इसका मिसयूज ज्यादा होता है, डेवलपमेंट कुछ नहीं होता है। तो क्षेत्रीय असमानताएं को लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर जैसे कम विकसित इलाकों में कुल इस्तेमाल किए गए फंड का केवल इतना ही इस्तेमाल किया गया, 0.6% ही मिला, जिससे बराबर विकास पर सवाल उठते हैं कि भाई आप देखो कि पूरे बजट का 0.6% ही खर्च हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, ये तो गलत है। और यूपी में अच्छा खासा खर्च हो गया, लगभग 20% के आसपास। तो ये चीज यहाँ पर डिस्कस की गई है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं, स्वाब रिवर की बात करते हैं कि स्वाब रिवर अभी न्यूज में है, इस पर क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं यदि आप उत्तर प्रदेश की तैयारी करते हैं। तो आप देखो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार को रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और गजट नोटिफिकेशन में स्वाब नदी को ऑफिशियली क्लासिफिकेशन को ड्रेन और नाला से बदलकर नदी करने का निर्देश दिया है। तो आप जो हमारा जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने ये बोला है कि आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में, आपके गजट नोटिफिकेशन में स्वाब रिवर को आप नाला दिखाते हो, ड्रेन दिखाते हो, ये नहीं, नाला और ड्रेन नहीं दिखाना, इसको नदी करना है, उत्तर प्रदेश सरकार को बोला है। तो स्वाब नदी, ये पूछा जा सकता है कि स्वाब नदी बताओ किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो ये राप्ती नदी की है और ये बलरामपुर जिले में है। तो स्वाब नदी बलरामपुर जिले में राप्ती नदी की एक सहायक नदी है। अपने 120 किलोमीटर के रास्ते में ये वेटलैंड्स, झीलों, तालाबों को पानी देती है और बाढ़ कंट्रोल करने में बहुत बड़ा योगदान देती है। तो राप्ती रिवर किसकी पार्ट है? गंगा रिवर बेसिन की पार्ट है, ये आप जानते हो। तो एनजीटी ने बोला है कि इस रिवर को मॉनिटर किया जाए, इसकी क्वालिटी सही किया जाए और स्वाब रिवर को बचाया जाए। ये नाला नहीं है, ये भाई साहब ये क्या है, ये रिवर है। तो रिवर बनाने की बात की है, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है स्वाब रिवर से। तो जो लोग यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो स्वाब रिवर के बारे में जरूर पढ़ें कि स्वाब रिवर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बलरामपुर में है, किस रिवर का ये ट्राइब्यूटरी है, तो ये राप्ती रिवर की ट्राइब्यूटरी है। और देखो आप लोग चाहते हैं मुझसे, जैसे मैं यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू पर सुबह 8 बजे मैं पढ़ाता हूँ करंट अफेयर, जिसमें मंडे से लेके सैटरडे तक पढ़ाता हूँ। आप चाहते हो मुझसे पेड बैचेज में पढ़ना, जहां पर मैं यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 पढ़ाता हूं, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बैच है स्टडी आईक्यू की साइट पर, आप जाना, यूपी की पोर्शन में जाके आप सर्च करना, तो वहां पर आपको एक बैच मिलेगा, समग्र यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 रिकॉर्डेड बैच है। यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6, पेपर 5 एंड 6 आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, अभी बहुत सस्ता मिल रहा है। आप हमारा कोड लगा लेना योगी लाइव आप कोड लगा लो तो आपको 2000 में ये बैच मिल जाएगा। और इस बैच में आप इस बैच में आंसर राइटिंग सीख जाओगे, आप इस बैच में आप नोट्स कैसे बनाने हैं मेंस के, आप ये सीख जाओगे, सब चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो जो लोग परेशान रहते हैं कि सर कैसे हमें मेंस की तैयारी करनी है, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। और जैसे आपको पता है कि मैंने यूपीपीसीएस 2021 में सेलेक्टेड हुए, एक्साइज इंस्पेक्टर 18th मेरा रैंक था, फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने ये एग्जाम क्रैक किया था। तो आप भी कर सकते हो, तो सही डायरेक्शन में आप पढ़ोगे। अभी से मेंस के नोट्स बना के रखो, अच्छे से प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, आसानी से किया जा सकता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं, ऑफिशियल विजिट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश टू जापान। तो अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं जापान में अभी ट्रिप में गए थे, तो अभी 11,000 करोड़ का इन्होंने क्या किया, एग्रीमेंट किया जापान से। तो कौन कौन से इन्वेस्टर्स कंपनियां आएंगी जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो कुबोटा कॉर्पोरेशन आएगी, मिंडा कॉर्पोरेशन आएगी, जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री आएगी। तो हमारी कौन सी हमारी इंडस्ट्री को फायदा होगा? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को होगा, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स को होगा, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, इन सभी को फायदा होगा। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। तो जापान उत्तर प्रदेश को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है हमारे विकास में। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में धान की खरीद पर। एक मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का टारगेट रखा था, लेकिन असल खरीद टारगेट से ज्यादा हो गई है, वो 62.30 लाख मीट्रिक टन हुई है। तो आप ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ उत्तर प्रदेश में धान की खरीद जो है, प्रिक्वायरमेंट जो हुई है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से
मिनिमम सपोर्ट प्राइस से वो कितनी हुई है, वो 60.30 लाख मीट्रिक टन की हुई है। तो खरीद 6,869 खरीद सेंटर के जरिए की गई। 10,000 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,53,561 किसानों ने अपना धान बेचा। बहुत बड़ी संख्या है। किसानों को पेमेंट के तौर पर 14,886 करोड़ रुपए मिले और पेमेंट 48 घंटे के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए उनके अकाउंट में दिए गए। ये भी बहुत अच्छी बात है, तो ये आप लिख सकते हो। आगे हम बात करते हैं स्पेशल स्किल ट्रेनिंग फॉर उद्यमी मित्रा। तो उद्यमी मित्रा क्यों बनाए गए थे? तो आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए निवेश मित्रा एक पोर्टल बनाया था, जिसको इन्वेस्ट यूपी बोलते हैं, इन्वेस्ट यूपी या निवेश मित्रा बोलते हैं। पहले इसको निवेश मित्रा बोलते थे, अब इन्वेस्ट यूपी बोलते हैं। तो इन्वेस्ट यूपी एक पोर्टल बनाया था। तो इन्वेस्ट यूपी की अलग अलग जगह ऑफिस बनाई गई हैं। तो वहां पर ऑफिस में लोग काम कर रहे होंगे, वो जो काम कर रहे हैं उनको उद्यमी मित्र बोलते हैं। तो कोई पर्सन वहां उस ऑफिस में जाएगा तो वहां पर इन्वेस्टमेंट कोई उत्तर प्रदेश में करना चाह रहा है, तो कोई विदेशी इंसान है वो इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में करना चाहता है, कोई कंपनी है, तो इन्हीं इन्वेस्ट यूपी ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो वहां पर जो लोग होंगे, जितने ट्रेंड होंगे, जितने अच्छे होंगे, समझदार होंगे, उतना ही इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए इन्वेस्ट यूपी ने इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने और इन्वेस्टर्स को बेहतर मदद देने के लिए उद्यमी मित्रों के लिए एक खास स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। तो उद्यमी मित्रों की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस में सुधार करना, ये हमारा एक उद्देश्य है। इन्वेस्टर्स को फील्ड लेवल पर बेहतर सपोर्ट देना, उत्तर प्रदेश को एक बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना, इस सभी के लिए हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की है। और इन ट्रेनिंग में क्या दिया जाएगा कि हैंड होल्डिंग और कस्टम सर्विस कैसे सही की जाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कैसे किया जाए, शिकायत का समाधान कैसे किया जाए, असरदार बातचीत कैसे की जाए, समस्या सुलझाने की स्किल्स होनी चाहिए। तो जो भी उद्यमी मित्र हैं हमारे इन्वेस्ट यूपी ऑफिस में, उन सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये अच्छा काम किया है। तो ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है? एक तो ऑफलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी इन लोगों को, वर्चुअल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सिंपल पर्पस क्या है कि हम उत्तर प्रदेश के इन्वेस्ट यूपी ऑफिस में जितने भी हमारे जो उद्यमी मित्र हैं, जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, उन सभी लोगों को स्किल गैप एनालिसिस सिखाया जाएगा। अधिकारियों और डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट के साथ कंसल्टेशन करके सिखाया, मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ट्रेनिंग देके हम क्या करेंगे, तो और बेहतर से हम इन लोगों को बेहतर बनाएंगे और यूपी में हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। तो ये आप याद कर सकते हो। तो अच्छी बात है कि हम जो उद्यमी मित्र हैं उन लोगों को हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिससे क्या है इन्वेस्ट यूपी जो मिशन है उसको और बेहतर बनाया जाए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, फर्स्ट लिटरेरी पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का लिटरेरी पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश, तो मुख्यमंत्री ग्लोबल नगरोदय योजना के तहत, तो मुख्यमंत्री ग्लोबल नगरोदय योजना के तहत उत्तर प्रदेश का पहला लिटरेरी पार्क गोरखपुर के नए बने वार्ड हरसेवकपुर में बनाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का लिटरेरी पार्क, पहला लिटरेरी पार्क है उत्तर प्रदेश का। लिटरेरी पार्क क्या होता है कि जहां पर महान लोगों की पुस्तकें रखी जाएं, जो पढ़ना चाहते हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं, अच्छी मूर्तियां बनाई जाएं, उनके बारे में पूरी डिटेल से बनाया जाए। तो कोई पर्सन क्या वहाँ जाएगा तो आराम से पढ़ेगा और उसकी नॉलेज बढ़ेगी। तो उत्तर प्रदेश में पहला लिटरेरी पार्क बन रहा है, तो ये गोरखपुर में बन रहा है। इतना आपको याद करना है कि गोरखपुर के हरसेवकपुर वार्ड में बनाया जाएगा। मकसद क्या है इस पार्क का? मकसद है साहित्य प्रेमियों, लेखकों और छात्रों को पढ़ने लिखने, कलात्मक अभिव्यक्ति, बौद्धिक चर्चाओं के लिए एक मंच देना है, ये टारगेट है। तो ये इस पर क्वेश्चन बहुत चांसेस है पूछा जाए। तो खासियतें क्या रहेंगी? रामप्रसाद बिस्मिल की मूर्ति लगेगी, गुरु गोरखनाथ, गौतम बुद्ध, कबीर, परमहंस योगानंद के विचारों को समर्पित है, मुंशी प्रेमचंद, फिराक गोरखपुरी जैसे साहित्यकारों की यादगार चीजें यहाँ रखी जाएंगी। पार्क में साहित्य, अध्यात्म, योग से जुड़ी महान हस्तियों की मूर्तियां भी लगाई जाएंगी। ये सब होगा इस लिटरेरी पार्क में। तो ये लिटरेरी पार्क कहाँ बनेगा? ये लिटरेरी पार्क बनेगा गोरखपुर में हरसेवकपुर वार्ड में बनेगा। अगला टॉपिक की हम बात करते हैं, वाराणसी रैंक्ड फर्स्ट इन क्लीन एयर प्रोग्राम। तो आपने देखा होगा कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलता है और इस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में 131 सिटीज को ऐड किया गया है और ये टारगेट रखा गया था कि 2017 के कंपेयर में 1 मिनट, थोड़ा आप मुझे टाइम दो भैया, मैं 1 मिनट के बाद कॉल कर रहा हूं, मैं क्लास में 5 मिनट में फ्री हो रहा हूं, ठीक है? मैं बस 2 मिनट में कॉल कर रहा हूं, मैं क्लास में हूं।
ठीक है, तो आप देखोगे कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत वाराणसी ने भारत के 131 शहरों में पहला स्थान हासिल किया है। तो एक प्रोडक्ट था इसलिए कॉल आई है, जस्ट हमने एक प्रोडक्ट मंगाया था, अभी गलत टाइम पर कॉल किया ना, तो ये कल भी रिटर्न हो गया क्लास के बहाने, यानी आज रिटर्न नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं। तो चलिए, तो हम आपको बताते हैं कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चल रहा है जिसमें 131 शहरों को चुना गया था 2017 के कंपेयर में, कि हमारे शहरों में जो PM 10 है और PM 2.5 जो है, इन पार्टिकल्स को हमें कम करना था। तो इसमें पहले नंबर पर पूरे भारत में भाई साहब शहर में हवा की क्वालिटी में 45% का सुधार आया है। इसमें क्या है, वाराणसी पहले नंबर पर आया। तो ये आपको याद रखना है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में पहले नंबर पर कौन आया है, तो वाराणसी आया है, समझ गए। तो आप देखो कि 2017 से लेकर 2024 के बीच में यहाँ की हवा बहुत अच्छी रही है। तो 131 शहरों में वाराणसी ने बहुत बेहतर काम किया। तो वाराणसी देश का अकेला ऐसा शहर है जिसने एयर क्वालिटी में इतना बड़ा सुधार किया है। टॉप 10 शहरों में उत्तर प्रदेश के मेरठ, गजरौला ने भी जगह बनाई है, लेकिन वाराणसी पहले नंबर पर है जिसने अपनी हवा को 45% सही किया है। तो इस पर क्वेश्चन पूछने के बहुत चांसेस बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में पहले नंबर पर कौन आया है, तो आपको पता होना चाहिए पहले नंबर पर आया है वाराणसी 131 शहरों में। तो इसलिए क्वेश्चन पूछने के बहुत चांसेस हैं। और आप हम लोगों से पेड क्लास में पढ़ना चाहते हैं जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ पढ़ाया जाए, तो आप हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, आरंभ 21, समझ गए। इसमें गोल्ड इतने का मिलेगा, 2 साल की वैलिडिटी है। प्लेटिनम इतने का मिलेगा जिसमें 4 साल की वैलिडिटी है, इसमें 4 साल की वैलिडिटी है। और आप कोड हमारा यूज करेंगे योगी लाइव, तो आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिलेगा। तो आप ये कोड लगा के आप इस बैच को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और 10 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप चाहते हैं हमारे साथ कि आपको यूपीपीसीएस की कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन आप यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ इन आरंभ बैच, आरंभ 21 में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ कवर कराया जाएगा। आप बोलोगे सर ये बैच कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप स्टडी IQ को गूगल करो, उसकी साइट्स पर जाओ, उसमें आप जाना स्टेट PSC में, फिर आप जाना उत्तर प्रदेश में, सब बैच उत्तर प्रदेश से रिलेटेड दिख जाएंगे। हमारा ये फाउंडेशन बैच है, मेंस का भी बैच है जिसमें हम आंसर राइटिंग सिखाते हैं, उसका नाम आलेखन है। हमारा यूपी स्पेशल का ही बैच है, पेपर 5 और 6, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, आप जाके उसको देख लेना। और इस क्लास की PDF आपको यहाँ मिलेगी, योगी सर यूपीपीसीएस एंड UPSC, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम है, ये हमारा लिंक्डइन है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग हमारे टेलीग्राम्स हैं स्टडी IQ के, इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीपीसीएस स्टडी IQ है ये, ठीक है। और ये कोड आपको जरूर याद रखना है। कोई भी बैच आप खरीदते हैं स्टडी IQ पर, चाहे UPSC का, चाहे BPSC का, चाहे हरियाणा PSC का, चाहे उत्तराखंड PSC का, आपको हर जगह डिस्काउंट मिलेगा इस कोड से। तो आप ये कोड जरूर लगाएं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। और हम हर बार बोलते हैं जिंदगी का सत्य है भाई साहब मृत्यु, तो इसलिए मजे में रहा करो। और आपके सिलेक्शन का सत्य है किताबें और पढ़ाई, और तो भ्रम है। तो जब भी भ्रम होता है किताबें जरूर उठा लिया कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।